is part 2 of AIR 10 Sociology Copy Analysis of Paper 2. So 1D question: examine how climate change activism is being localized in the global south. So demand it to examine, and the examiner expect to explain localization of climate activism. So how the global south experience climate change differently, and to give some sociological dimension and explain regions and examples. uh, so this is the demand of the question. Now let's see what he wrote. Um, so in introduction he write: global south experience climate change due to historical emission by global north. Start with the climate justice. तो यहाँ पे उन्होंने इमीडिएटली डिस्टिंग्विश कर दिया है बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ. Question is about climate change activism, not climate change itself. So better introduction would be: climate activism is in the global south increasingly reflect local struggle over the livelihood, displacement, indigenous rights, and environmental justice rather than merely global emission target. So point number 1, he wrote about the small island developing state Kiribati, Tuvalu are excellent and unique example, really huge and so international awareness. Better keyword can be used: loss and damage, and environment inequality, climate justice, etc. पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने लिखा है डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन के बारे में. दिस इज सोशोलॉजी नॉट इन्वायरमेंट. दैट्स एक्सीलेंट. You can use Ulrich Beck, सोशोलॉजिस्ट. रिस्क सोसाइटी उनका जो है ये काफ़ी फेमस कंसेप्ट है. इन्वायरमेंटल माइग्रेशन ये सब का कंसेप्ट. पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने डिमांड फॉर लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात किया है. करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छी तरह से यूज किया है उन्होंने. पॉलिसी अवेयरनेस के बारे में भी शो किया है. यहाँ पे COP27 यूज हो सकता था, क्लाइमेट फिनांस यूज हो सकता था, CBDR कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज हो सकता था. पॉइंट 4 में उन्होंने फूड सिक्योरिटी के बारे में बात किया है, फूड इनसिक्योरिटी के बारे में बात किया है और साहेल रीजन का एग्जाम्पल दिया है. 5th पॉइंट में उन्होंने राइज ऑफ एपिडेमिक्स के बारे में बात किया है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज के बारे में बात किया है. वेरी गुड एग्जाम्पल. ये सब टॉपर्स कॉपी में ही मिल सकता है. कुड इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ पुअर की बात कर सकते थे. रामचंद्र गुहा को कोट कर सकते थे. इको फेमिनिज्म के बारे में बात कर सकते थे. अभी काफ़ी इस पे चर्चा भी चल रही है इको फेमिनिज्म को लेके, तो ये काफ़ी हमारे आंसर को रिचर बना देता. बाकी ये वाला आंसर काफ़ी सही है इनका. इन्होंने ग्लोबल साउथ, लोकलाइजेशन के बारे में बात किया, करंट अफेयर, एग्जाम्पल्स, थिंकर्स, ये सब के बारे में बात किया है.
तो इट्स वेरी गुड। लास्ट में डिपेंडेंसी थ्योरी का करके लास्ट में कंक्लूड भी किया है। इट्स वेरी नाइस। हमें यही सीखना है कि हमें गुड एग्जाम्पल यूज करने हैं। सोशोलॉजी का यूज करना है हमारे आंसर में, चाहे भले ही कैसा भी क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन GS3 का क्वेश्चन लग रहा है देख के, पर इसमें हमें सोशोलॉजी घुसाना है। दैट्स द नीड। उसके बाद 1E नंबर क्वेश्चन इज डिजिटल डिवाइड अ न्यू फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इनइक्वलिटी, एनालाइज सोशोलॉजिकली। तो यहाँ पे एनालाइज करना है नीड के बारे में बताना है, डेफिनेशन, डायमेंशन, व्हाई इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी, काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो डिजिटल डिवाइड को डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे डिजिटल डिफाइन को एक्सेसिबिलिटी ये सब के बारे में बताया। यहाँ अच्छी तरह से एग्जाम्पल भी डिजिटल लिटरेसी के बारे में दिया। दैट्स नाइस। हेडिंग में उन्होंने डिजिटल डिवाइड एज अ डेवलपमेंट इनइक्वलिटी के बारे में दिया है। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने लिखा है रीजनल डिवाइड के बारे में। सारे पॉइंट में उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लगेगा, बाकी उन्होंने ये चीज़ का काफ़ी अच्छा से यूज किया है। यहाँ पे फर्स्ट में रीजनल डिवाइड का उन्होंने बात किया है। यहाँ पे इस स्पेशियल इनइक्वलिटी के बारे में बात हो सकती थी, डिजिटल एक्सक्लूजन के बारे में बात हो सकती थी। पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने जेंडर को लेके बात किया है, पैट्रियार्कियल नॉर्म्स। यहाँ पे पैट्रियार्कियल डिजिटल डिवाइड के बारे में एग्जाम्पल हो सकता था, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल को मिस किया है। तो जेंडर टेक्नोलॉजी या इंटरसेक्शनलिटी जो है कंसेप्ट, वो यूज हो सकता था एज अ एग्जाम्पल, और कीवर्ड कहीं यूज हो सकता था। और एग्जाम्पल में पैट्रियार्कियल डिजिटल डिवाइड जो होता है वो दिया जा सकता था। पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने कास्ट को लेके किया है वेरी सोशोलॉजिकल। यहाँ पे एंड्रे बेटे को कोट किया जा सकता था सोशल एक्सक्लूजन को लेके। 4th पॉइंट इज एजुकेशन को लेके। यहाँ पे नॉलेज डिवाइड के बारे में बात हो सकता था। डिजिटल कैपिटल के बारे में, यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी के बारे में उन्होंने बात किया है। डिजिटल कैपिटल के बारे में भी बात हो सकता था, कल्चर कैपिटल के बारे में बात हो सकता था। पैरी बॉडी, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन बट दिस इज हाउ इट स्पेल। सो दिस पैरी बॉर्डियो का कल्चर कैपिटल का जो थ्योरी ये सब है वो यूज हो सकता था। येट इट इज़ नॉट डेवलप्ड इन इक्वलिटी, काउंटर व्यू उन्होंने दिया है। दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिंग। बहुत सारे लोग ये नहीं देते हैं, बट ही गेव दिस, सो व्हाई ही इज़ अ टॉपर। सो उन्होंने UPI के बारे में बात किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया है, अफोर्डेबल इंटरनेट के बारे में बात किया है। सो दैट इज़ वेरी गुड। यहाँ डिजिटल इंडिया भी कोट हो सकता था। यहाँ पे PM वाणी भी आ सकता था। भारत नेट एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे यूज हो सकता था एज वन डायमेंशन। दिक्सा यूज हो सकता था, मतलब उतना स्पेस नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोग अगर दिमाग में ये सब पॉइंट रखेंगे तो आगे और हम लोग लिख सकते हैं। ONDC के बारे में यूज हो सकता था। सो ये सब करंट अफेयर्स हैं जो इनरिच कर सकते थे इस आंसर को। कंक्लूजन,
इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट मेजर, ये बहुत ही जनरल सा कंक्लूजन है। लास्ट माइल, ये रटा रटाया सा ऐसा लग रहा है, पर यहाँ पे हम लोग अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि अनलेस डिजिटल एक्सेस इज अकम्पनीड बाय डिजिटल लिटरेसी एंड सोशल इंक्लूजन, तो टेक्नोलॉजी में reproduce existing inequality rather than eliminate them. So this will make them more good structural. This is very basic. पर यहाँ पे स्पेस भी तो कम है, ये भी देखने लायक है कि हाउ ही यूटिलाइज आल्सो देयर इज लेस स्पेस लेफ्ट, तो उन्होंने 2 लाइन में कर दिया। तो ये भी सीखने वाली चीज़ है कि हाउ ही यूज लास्ट माइल ऑन दिस मेक अ गुड इम्प्रेशन एंड दो दिस इज़ वेरी सिंपल, बट ये भी देखने की बात है कि अगर मेरे पास कम स्पेस लास्ट में बचा है तो क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। क्वेश्चन 3A, कैन प्रेशर ग्रुप रिप्लेस पॉलिटिकल पार्टी इन आर्टिकुलेटिंग डेमोक्रेटिक डिमांड? सो हेयर द डायरेक्टिव इज कैन। तो मतलब कि ये आर्ग्यूमेंटिव, जब कैन ऐसे करके पूछे तो इसका मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंटेटिव या इवैल्यूएटिव क्वेश्चन है, मतलब इवैल्यूएट करना है। यहाँ मेन डिमांड क्या है, हमें प्रेशर ग्रुप को एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करना है इनको विथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिस्कस वेदर दे रिप्लेस पार्टीज। उसके बाद हमें आर्ग्यूमेंट देना है फॉर में और अगेंस्ट में। उसके बाद अराइव होना है अगेंस्ट, इसके बाद अराइव होना है एक बैलेंस कंक्लूजन में। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में उन्होंने प्रेशर ग्रुप आर एसोसिएशन एंड इंटरेस्ट, तो एनालाइज एडवांटेज सिंपल डायरेक्ट, इमीडिएटली यहाँ पे वो टॉपिक के में इंटर हो जाते हैं। प्रेशर ग्रुप के बारे में वो बताते हैं, लाइक बिजनेस, ये सब के बारे में बताते हैं। प्रेशर ग्रुप कैन नॉट रिप्लेस पॉलिटिकल पार्टी कम्प्लीटली, तो इसके लिए वो लिखते हैं कि कैन नॉट रिप्लेस पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे पहला पॉइंट, प्रेशर ग्रुप रिप्रेजेंट नैरो इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे बटर कीवर्ड इंस्टेंट ऑफ नैरो वो यूज कर सकते थे पार्टिकुलरिस्टिक इंटरेस्ट, पार्टिकुलरिस्टिक इंटरेस्ट नैरो की जगह, तो इट विल बिकम मोर ब्यूटीफुल। सेक्शनल इंटरेस्ट लिख सकते थे, इंटरेस्ट एग्रीगेशन लिख सकते थे, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन लिख सकते थे। दैट इज़ द सोशियोलॉजी कीवर्ड, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो होता है उसका ये सब कीवर्ड है इंटरेस्ट को लेके, तो ये सब यूज हो सकता था। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफिनेशन को लेके भी, तो इसको मोर ये बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे उन्होंने डिफिनेशन दिया है या उसके बारे में बताया। दिस इज़ वेरी गुड, इससे समझ में आता है कि उन्हें समझ में आता है व्हाट इज़ प्रेशर ग्रुप। पर अगर हम मोर स्टैंडर्ड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का डिफिनेशन देखें प्रेशर ग्रुप का, तो वो अवेलेबल है हमारे नोटबुक में, जैसे हमारे मटेरियल जो भी कोचिंग सब में है इसका डिफिनेशन अवेलेबल है। जैसे प्रेशर ग्रुप आर ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट ग्रुप टू सीक टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी विदाउट कैप्चरिंग पॉलिटिकल पावर। तो सिंपल और आई थिंक तीन ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में वो डेफिनेशन आ जाएगा। सो दिस इज़ आल्सो गुड, इसमें कोई कमी नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हमें याद रहेगा तो वहाँ पे अच्छे से प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने पॉइंट फर्स्ट दिया, यहाँ पे ये हो गया। पॉइंट सेकेंड में उन्होंने बोला है कि प्रेशर ग्रुप आर टेम्प्रोररी एंड स्पोरेडिक। एक्सीलेंट, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया तमिलनाडु वर्कर्स का, सैमसंग वर्कर यूनियन, वेरी नाइस वेरी नाइस।
फार्मर प्रोटेस्ट का भी एग्जाम्पल हो सकता था, डॉक्टर एसोसिएशन का भी एग्जाम्पल हो सकता था, बार काउंसिल का एग्जाम्पल हो सकता था, टीचर यूनियन का हो सकता था, ट्रेड यूनियन का हो सकता था। मतलब कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल फिट कर दो, दिस इज़ वेरी नाइस। और भी एग्जाम्पल्स मैंने बोल दिया, ये सब यहाँ पे लिख सकते थे। पॉइंट 3 में उन्होंने बिजनेस एसोसिएशन के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वेरी करेंट एग्जाम्पल। यहाँ पे एलिट थ्योरी का यूज हो सकता था, सी राइट मिल का एलिट थ्योरी। और बिजनेस स्टेट नक्सस, दिस इज़ वेरी नाइस कीवर्ड, बिजनेस स्टेट नेक्सस, ये यूज हो सकता था यहाँ पे। लॉबी पॉलिटिक्स यूज हो सकता था। ये सब अगर यूज करते हैं इनमें से कोई एक भी, तो ये पॉइंट मोर सोशियोलॉजिकल पॉइंट और मोर लाइक स्टैंडर्ड अच्छा सा पॉइंट दिखता। बाकी सही है, एग्जाम्पल इज़ वेरी नाइस। पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रस्ट के बारे में बात किया है। वेरी रियलिस्टिक, यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेजिटिमेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ द वेबर। रेजिटिमेसी, सिविल सोसाइटी, सोशल कैपिटल इंक्लूड हो सकता था। अब उन्होंने सेकेंड हाफ में बोला है कि प्रेशर ग्रुप कैन रिप्लेस द पॉलिटिकल पार्टी फॉर टू सम एक्सटेंट, तो उसके बारे में उन्होंने बोला है। तो पहला पॉइंट उन्होंने गैब्रियल ऑलमंस का दिया है, जी ऑलमंस करके, एक्सीलेंट थिंकर यहाँ पे उनके बारे में, यहाँ पे इंटरेस्ट, एग्रीगेशन, आर्टिकुलेशन, ये सब ऑलमंस का कीवर्ड्स है। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ यूज हो सकता था यहाँ पे। पॉइंट 2 में यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन का, इट इज़ वेरी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, ये नोट्स में भी होते हैं और ये सब यूज करता है भारतीय किसान यूनियन। यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल हो सकता था तो वेरी नाइस, पर दिस इज़ अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो बहुत कोई यूज करता है। पॉइंट नंबर 2 में प्रेशर ग्रुप मोबिलाइज रिसोर्स के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे चार्ल्स टिली का थ्योरी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही कम कैंडिडेट ये यूज करते हैं। यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी का यूज हो सकता था, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर का यूज हो सकता था, सोशल कैपिटल कीवर्ड एज ए यूज हो सकता था, बट दैट्स नाइस। उसके बाद पॉइंट 3 में उन्होंने सिविल सोसाइटी के बारे में बात किया है, गुड। मैं तभी से सोच ही रही थी कि ये आए तो फाइनली आ गया। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है, ये बहुत ज़रूरी था। अभी जितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब का बात हो रहा है, ये इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ पे ग्रामसी को कोट किया जा सकता था। पॉइंट 4 में उन्होंने ट्रेनिंग फ्यूचर रीडर के बारे में बात किया है, स्टूडेंट यूनियन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे ABVP का यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनियन, मतलब एज अ यहाँ पे कोट किया जा सकता था, नाम दिया जा सकता था, NSUI, SFI एज अ एग्जाम्पल यूज हो सकता था। वहाँ पे कंक्लूजन में कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, एक्सीलेंट बैलेंस एंड वेरी कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन। सो दैट्स वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया ये आंसर था इनका, बहुत ही बैलेंस, बहुत ही डिमांड पूरे अच्छे से बैलेंस था। यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत ही लाइक, हाँ मैंने कुछ कीवर्ड बोला है बीच बीच में, बट इट इज़ इटसेल्फ वेरी नाइस आंसर and this is looking like a topper answer. Good structure, good like balanced everything.
और उन्होंने थिंकर को भी बहुत नेचुरली यूज किया है इस सेंसर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन इंटरसेक्शनलिटी ऑफ कास्ट क्लास जेंडर इन इंडियन वुमेन मूवमेंट। अच्छा, तो यहाँ पे एग्जामिन का बात आया है, तो यहाँ मुझे क्या क्या नीड बताना होगा। इंटरसेक्शनलिटी को एक्सप्लेन करना होगा, कास्ट को डिस्कस करना होगा, क्लास को डिस्कस करना होगा, जेंडर को डिस्कस करना होगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन तीनों के बीच के इंटरेक्शन को, इंडियन वुमेन मूवमेंट को एक्सप्लेन करना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स देने होंगे। तो ये सब डिमांड है हमारे क्वेश्चन में। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो वुमेन मूवमेंट इवॉल्व फ्रॉम द वोटिंग राइट, इन्होंने बोला है, टू इक्वलिटी, टू एम्प्लॉयमेंट। वेरी नाइस। पर यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे जो है सिर्फ वुमेन के बारे में उन्होंने बात किया है। इंटरसेक्शनलिटी, आई थिंक अगर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में इंटरसेक्शनलिटी के बारे में कुछ बात हो जाता, कुछ ऐसा चीज़ जो इंटरसेक्शनलिटी को डिफाइन करे तो मज़ा आ जाता, क्योंकि मेन वही है आंसर क्वेश्चन का डिमांड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इंटरसेक्शनलिटी का कंसेप्ट कौन दिया, उनका नाम तो पक्का से मेंशन करना चाहिए, किम्बर्ले क्रेंसाउ। If my pronunciation is wrong, I'm very sorry, but the spelling is right. So किम्बर्ले क्रेंसाउ, उन्होंने कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनलिटी दिया था एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ मल्टीपल आइडेंटिटी लाइक कास्ट, क्लास एंड जेंडर इंटरैक्ट टू क्रिएट ओवरलैपिंग फॉर्म ऑफ ऑपरेशन, दबाव, ऐसे करके। तो ये डिमांड को इमीडिएटली सेटिस्फाई कर देता। ना उन्होंने हेडिंग दिया है इंटरसेक्शनलिटी ऑफ कास्ट। एक्सीलेंट। पहले उन्होंने दलित वुमेन के बारे में बात किया है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात किया है। नाइस। यहाँ पे थिंकर का यूज हो सकता था, शर्मिला रेगे और रेजे, आई डोंट नो का दलित फेमिनिज्म का इन्होंने बात किया है। तो यहाँ पे सब कुछ उन्होंने बता दिया है जो इन्होंने बोला है, बस एक थिंकर का नाम यहाँ पे लगा देते तो मज़ा आ जाता। पॉइंट 2 में उन्होंने मार्जिनलाइज्ड कास्ट के बारे में बोला है कि लेस एक्सेस मिलता है उन्हें। वेरी नाइस। पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने अंद्रे बेटे को कोट किया है, वेरी हाई वैल्यू थिंकर, वेरी नाइस स्टडी ऑफ श्रीपुरम विलेज के बारे में उन्होंने बताया है, फेस्ड बाय आदि द्रविड़ वुमेन। नाइस। यहाँ पे गोपाल गुरु, यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना। नाइस। अगर गोपाल गुरु का यूज हो सकता था तो सही है, पर इट्स नाइस। पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने अपर कास्ट वुमेन के बारे में, पार्टिसिपेशन के बारे में बात किया है। बैलेंस्ड है, बहुत ही बढ़िया है। अब हेडिंग में इंटरसेक्शनलिटी ऑफ क्लास के बारे में बात किया है। हायर क्लास वुमेन के बारे में बात किया, कैन नॉट पार्टिसिपेट इकोनॉमिकली, रीजनेबल पॉइंट है। यहाँ पे ग्लास सीलिंग का बात हो सकता था। ग्लास सीलिंग आप लोगों को पता ही होगा, ग्लास सीलिंग इज़ वेरी फेमस। सो अगर नहीं पता है तो इसके बारे में पढ़ो, इट्स वेरी वेरी नाइस कंसेप्ट। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में, ये सब जो कीवर्ड मैं दे रही हूँ ना, ये सब बहुत ही पावरफुल कीवर्ड्स हैं। इनके बारे में अगर नहीं पता आपको तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए इसके बारे में। ये फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में यहाँ पे लिखा जा सकता था, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी के बारे में लिखा जा सकता था। नाउ सी व्हाट ही रोट नेक्स्ट। पॉइंट 2 में उन्होंने पुअर वुमेन के बारे में बात किया है, डोमेस्टिक वर्क के बारे में बात किया है। यहाँ पे अनपेड केयर इकोनॉमी के बारे में लिख सकते थे, अनपेड केयर इकोनॉमी। अगर देखा जाए तो ये सब कीवर्ड बहुत सोशोलॉजी और GS3, मतलब GS3 में जो जो कीवर्ड लिखते हैं वो सब यहाँ पे लिख देने का। इनविजिबल लेबर के बारे में बात हो सकता था, रिप्रोडक्टिव लेबर के बारे में बात हो सकता था।
पॉइंट 3 में उन्होंने सेवा के बारे में लिखा है, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल। यहाँ पे इला भट्ट का उन्होंने दिया है, नाइस। यहाँ पे इन्फॉर्मल सेक्टर, वुमेन लेबर, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो सकता था। अब इंटरसेक्शनलिटी ऑफ जेंडर उन्होंने बोला है, तो यहाँ पे पॉइंट 1 उन्होंने बोला है अनपेड डोमेस्टिक लेबर के बारे में, एक्सीलेंट। यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का कंसेप्ट जो है कि काम करने के बाद फिर से काम करना पड़ता है वुमेन को, ये काफ़ी यूज हो सकता था। और हाई वहाँ पे फिर पॉइंट 2 में हाउस होल्ड बर्डन के बारे में उन्होंने बोला है। यहाँ पे केयर इकोनॉमी, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, पैट्रियार्की, ये सब यूज हो सकता था। पॉइंट 3 में उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात किया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया है। नैन्सी फ्रेशर का 3R का यूज किया है। यहाँ पे उन्होंने नैन्सी फ्रेशर के बारे में लिखा नहीं है क्या? ये 3R जो कंसेप्ट है ये नैन्सी फ्रेजर्स का है, जो इंक्लूड करना चाहिए था इनको, इनका नाम इनका है। आई डोंट थिंक इन्होंने लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है। हाँ, ये इनका कंसेप्ट है, यहाँ पे उनको लिखना चाहिए था। दैट्स नाइस। उसके बाद पॉइंट 4 में उन्होंने बीना मजूमदार का एग्जाम्पल दिया, टुवर्ड इक्वालिटी, इसका एग्जाम्पल दिया। और कंक्लूजन में उन्होंने बताया कि वुमेन मूवमेंट इवॉल्व इक्वालिटी के तरफ, रिप्रेजेंटेशन, अपॉर्चुनिटी, ये सब करता है। तो वेरी बैलेंस, एक्सीलेंट। यहाँ पे इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, इंक्लूसिव फेमिनिज्म, सोशल जस्टिस, ये सब का बात हो सकता था। बाकी उन्होंने डिमांड तो पूरा फिल किया है, पर मुझे एक चीज़ जो मिसिंग लगी कि उन्होंने इंटरसेक्शनलिटी का डेफिनेशन नहीं दिया। ये अगर दे देते तो पूरा का पूरा डिमांड फिल हो जाता। बाकी इट्स नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। उन्होंने कीवर्ड्स का भी काफ़ी अच्छा यूज किया है हर जगह पे, थिंकर्स का काफ़ी अच्छे से यूज किया है। ये सब सीखने वाली चीज़ें कि उन्होंने बॉक्स बनाया, उन्होंने डायमेंशन बहुत अच्छी तरह से दिया, पॉइंट पूरा हाईलाइट किया। उनमें देख रही हूँ कि मैं पॉइंट अगर ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पॉइंट के लिए यहाँ पे लाइक स्पेस दिया जा रहा है इस तरह से। दिस इज़ वेरी नाइस टू लर्न फ्रॉम हिज कॉपी. Thank you for watching this video, and now we will meet in next part.